अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कोई एक मालिक नहीं है, यानी इसका स्वामित्व तो पूरी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जाता है। वो ट्रस्ट जिसके सीधे कनेक्शन अरब तक जाते हैं, यानी खाड़ी के देशों तक जाता है। जिस तरीके से 70 और 80 के दशक में वहाबिज़म यानी इस्लाम के कट्टरपंथ को प्रमोट करने के लिए सऊदी अरेबिया का नाम सामने आया, उसके बाद दुबई में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सामने आए, तो लिहाजा अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की भी जो पूरी की पूरी फहरिस्त है, जड़ें हैं, वो खाड़ी देशों तक पहुंचती हुई नज़र आती है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के अब सिर्फ निशाने पर एनआईए की जांच ही नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर जांच का दायरा फैलाया गया है, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर के और तमाम वो एजेंसियां भी शामिल होंगी जिन एजेंसियों का टेरर फंडिंग से लेकर, टेरर फंडिंग के साथ हवाला फंडिंग से लेकर पूरा नेक्सस नज़र आ सके और समझा जा सके कि अल-फलाह ट्रस्ट के पीछे के प्रमोटर कौन हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर जो पैसा खाड़ी देशों से भारत पहुंचा और वो भी दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद पहुंचा, उसकी जड़ें कहां तक जाती है और क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। क्योंकि कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक करार भी हुआ, दोनों एक दूसरे की सुरक्षा के लिए साझेदार भी बने। तो क्या पाकिस्तान के साथ अल-फलाह का जो सऊदी कनेक्शन है, खाड़ी कनेक्शन है, वो भी टेरर फंडिंग और टेरर नेटवर्क के बीच की कई परतें, कई पेज खोल सकता है। ये इलाका धौज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है और इसी पुलिस स्टेशन की पुलिस के जरिए अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या तो दर्जन से भी ज़्यादा पार हो चुकी है। अल-फलाहपुरम इस इलाके का नाम है और दिल्ली ब्लास्ट के तार पूरे तौर पर इसी से ही जुड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस i-20 कार का जिक्र किया जा रहा है, वो i-20 कार इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहने वाले डॉक्टर उमर ड्राइव करके दिल्ली लेकर गया और पूरी दिल्ली में घूमता हुआ नजर आया। और उसी में ही शाम 6:57 पर एक ज़बरदस्त धमाका भी हुआ। इसके अलावा डॉक्टर शकील भी यही इसी यूनिवर्सिटी का ही था, जिसके पास से संदिग्ध तौर पर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई है। इसके अलावा वह डॉक्टर, महिला डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर थी, जिसके पास से 80 राउंड जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन और AK यानी क्लाशनिकोव हथियार भी, असॉल्ट राइफल भी बरामद हुआ है। यानी पूरा का पूरा टेरर नेटवर्क जिसकी वजह से दिल्ली में धमाका हुआ, उसका एपिसेंटर, उसका केंद्र बिंदु यही यूनिवर्सिटी है जहां इस वक्त न्यूज़ नेशन मौजूद है। यानी टेरर आउटफिट का एपिसेंटर है, पनागार है ये विश्वविद्यालय। अल-फलाह विश्वविद्यालय, जिसमें कहा जाता है कि अधिकांश जो छात्र हैं वो केवल एक मज़हब के हैं और पुलिस की गाड़ियों को छोड़ करके मीडिया के किसी गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी नहीं जाती। लगातार पुलिस की गाड़ियों का आने का तांता चल रहा है और इसी सिलसिले में हिरासत में भी लिया जा रहा है और गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट केवल एक विशेष मज़हब से अधिकांश तौर पर 95% वास्ता रखते हो, जिस विश्वविद्यालय के अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त उस दौर में भी नहीं है जब दिल्ली धमाके के तार सीधे तौर पर इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर से केवल पुलिस की गाड़ियां संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर और उसके बाद गिरफ्तार करके पहुंच रही है, तो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर की स्थिति कैसी रही होगी। जब कोई गाड़ी आती है तब ये गेट खोला जाता है और उसके कुछ ही देर के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी गार्ड काले कपड़ों में किसी बाउंसर की तर्ज पर नज़र आ रहे हैं। ये स्थिति है अल-फलाह विश्वविद्यालय की, जहाँ इस वक्त में भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त तक नहीं है और अंदर जो कुछ हो रहा था वो वर्तमान से लेकर के जांच के भविष्य को भी सुलगाता हुआ, तय करता हुआ नज़र आएगा। अल-फलाह विश्वविद्यालय का केवल एक मुख्य द्वार नहीं है जहां CCTV कैमरे और बाउंसर के नाम पर सुरक्षा नज़र आती है, बल्कि इस दीवार के साथ साथ कई छोटे
गेट भी बताए जाते हैं जहां पे ना सुरक्षा है ना सीसीटीवी, यानी कौन कब विश्वविद्यालय के अंदर गया बाहर गया विश्वविद्यालय प्रशासन को छोड़ करके किसी को पता ही नहीं चलेगा। और अगर बाहर के लोग देखना चाहें तो आप इस दीवार के अंदर झांक भी नहीं सकते हैं। दीवार की ऊंचाई 7 फुट, उसके ऊपर कटीले तार और आसपास का इलाका ऐसा कि जहां कोई बड़ी सड़क ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है, चाहे वो दिल्ली का जीएनयू हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, आईपी यूनिवर्सिटी हो या तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्यों ना हो, वो महामार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे के आसपास बनते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इस यूनिवर्सिटी को सोच समझ के इसके भूगोल को भी चुना गया था? क्योंकि भूगोल ही सबसे पहले आता है और ज्योग्राफी ही जियोपॉलिटिक्स भी तय करती हुई नज़र आती है। क्योंकि यहाँ आप देखिए कि रोड की चौड़ाई सिर्फ इतनी है कि 2 ट्रक ही बमुश्किल निकल पाएंगे। आसपास का पूरा इलाका देहाती है। यहाँ देखिए कि दूसरी तरफ आपको खेत मिल जाएंगे और जहाँ पर कोई बड़ा हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे नहीं, जहाँ खेत और केवल एक छोटी सी सड़क है, उसके पास 65 से लेकर 70 एकड़ का विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्थापित किए गए। तो इसके पीछे क्या वजह थी कि इस यूनिवर्सिटी की उस पार क्या हो रहा है, इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है, किसी को भी पता ना चले। तो क्या भौगोलिक लिहाज से भी बेहद चुन करके, क्योंकि एक विशेष मज़हब के बच्चे अंदर स्टूडेंट के तौर पर और आसपास के गांव भी उसी विशेष मज़हब से, और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो ऐसा, ना कोई हाईवे, ना नेशनल हाईवे, ना लोगों की आमद, और दीवार इतनी ऊंचे रखना ये बताने के लिए काफ़ी है कि भौगोलिक लिहाज से भी इस विश्वविद्यालय के इलाके को सोच समझ के चुना गया। इस इलाके से लेकर के यहाँ से लगभग 27 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली तक, यानी एनसीआर में ऐसी जगह जहाँ किसी का आना जाना नहीं, जहाँ स्टूडेंट्स को भी अलग तरीके से काउंट किया जा सकता है, भौगोलिक लिहाज से भी कई सवाल ज़रूर खड़ा करता है। अल-फलाह विश्वविद्यालय के आसपास कुछ दुकानें भी हैं जहां लोकल लोग रहते थे और यहां पर स्टूडेंट्स भी खाने पीने के लिए बाहर आते थे, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में वो गाड़ी, उस गाड़ी का ऑनर, उस गाड़ी को चलाने वाला 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट सब कुछ इसी विश्वविद्यालय से मिलता है। क्या कुछ अंदाज़ा हो सकता है? कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से शुरुआत करते। भाई यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। ये बताइए कि अभी अंदाज़ा था कि अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, जिस तरीके से पुलिस की आमद है, मीडिया की आमद है, दिल्ली से टीम आ रही है, कहा गया कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उस कैब को चलाने वाला, गाड़ी को चलाने वाला डॉक्टर उमर भी यहीं का रहने वाला? हाँ, ये उम्मीद नहीं थी, नई पुलिस को उम्मीद नहीं थी ये ऐसा कांड कर देगा, किसी को नहीं थी। तो आपके पास जब ये फैकल्टी खाना खाने के लिए आते होंगे तो डॉक्टर उमर भी कभी आया या ये बच्चे आते थे, कभी ऐसा कुछ लगा कि ऐसी सोच में हो सकता है देश के खिलाफ? कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने ऐसा सोचा नहीं था ये ऐसा लिखकर जाएगा। तो लगता है कि अगर कोई गुनहगार है वाकई ही तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। जो भारत के खिलाफ है वो तो राष्ट्रहित में हो ही नहीं। वो गुनहगार है, उसे सजा का हक दे, वो उसे सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो कुछ लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई यहीं के रहने वाले हो क्या आप लोग? यहीं के रहने वाले हैं? आसपास के ना? कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलाज करवाने के लिए आए थे भाई यहाँ पर? भाई मुझे कुछ नहीं पता। इलाज करवाने के लिए आए थे? अरे भाई जब ये तो पूछ सकते हैं कहाँ के रहने वाले? भाई मुझे कुछ नहीं पता। तो देखिए किस तरीके का जो गुस्सा है वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि जो स्थिति है वो ऐसी है कि एक विशेष जो तत्व है वो नज़र आते हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी यहीं के रहने वाले हो आप? ना, कहाँ से आए हैं? इलाज करवाने आते हैं यहाँ पर? मैं लधिया पर कहूँ भाई। अच्छा, वो कितनी दूर पड़ा है? घड़ी दूर। घनी दूर। तो कदे सोचा कि ऐसा यहाँ भी हो सके, जिस तरीके से कह रहे हैं कि दहशतगर्द हो सकते हैं अंदर, आतंकवादी हो सकते हैं? भैया देख ऐसा है, मुँह से मुँह मारने की जरूरत ना, मैं हूँ बीमार आदमी। हाँ, मुँह कुछ पता ना है, मेरा गांव लधिया पर है। अच्छा, इलाज करवाने के लिए आए थे? इलाज को ना है, मेरी तो दुकान है, मेरा बच्चा आई हुआ बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा, दुकान आपकी है? मैं वैसे आ बैठो ही, मैं बीमार ओके। आदमी। भाई आपकी दुकान है? जी। तो कभी ऐसा सोचा था कि भाई ऐसी स्थिति भी हो सकती है? क्या बस इंसान के नाते भेड़िया छुपे पड़े हैं, क्या क्या करें? कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इनको, जो भी है। क्योंकि पूरा इलाका बदनाम होता है। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं, वो भी बदनाम होते हैं। सभी बदनाम होते हैं जी। सरकार से यही उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनको,
जो दोषी हैं। तो जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बताइए नाजायज मत फंसाइयो, जो जायज हो ना उसको करियो। गरीब आदमी यहाँ बाहर के भी बहुत लोग रहे हैं। जो स्टूडेंट है उनके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यह कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो लोग देश के साथ नहीं हैं वो कौम के साथ भी नहीं हो सकते। और मुसलमान के लिए तो कहा जाता है कि मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान हिंदुस्तान के साथ हो। अगर कोई हिंदुस्तान के खिलाफ है तो यहाँ के स्थानीय लोग भी वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वजह से आसपास के लोग और यहाँ का गांव भी बदनाम हो रहा है। कम से कम लोगों की रूह को तो यही महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।